नमस्कार दोस्तों, अपने सिलेबस का एक और टॉपिक है कृषि के प्रकार। पूरे विश्व में किस प्रकार की कृषि की जाती है इसके बारे में अपन देखेंगे। तो कृषि के प्रकार में अपन पढ़ते हैं। पहले तो निर्वहन कृषि, बस जीवन यापन करने के लिए। आदिम निर्वहन कृषि और गहन निर्वहन कृषि। आदिम निर्वहन कृषि दो प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और स्थायी कृषि। आदिम मतलब पुराने जमाने में जो चल रहा था कृषि का, वो क्या करते थे। स्थानांतरित कृषि मतलब यहाँ कृषि कर ली, फिर इसको जला दिया, फिर अगले स्थान पे चले गए, वहां कृषि कर ली। स्लेश एंड बर्न कृषि भी इसको बोलते हैं, कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। स्थायी कृषि भी प्राचीन समय में की जाती थी, जलाकर फिर वापस उसी स्थान पर कृषि की जाती थी। गहन निर्वहन कृषि, ये कृषि ऐसी होती है जीविका भी चलती है, खुद का व्यवसाय भी चलता है और खाने पीने के लिए भी रखा जाता है। इसमें या तो गेहूं उगा लो या चावल प्रधान कृषि होती है। जैसे भारत में यूपी, एमपी, इस इलाके में, पंजाब में ये कृषि की जाती है। और आर्द्र व शुष्क कृषि, आर्द्र कृषि व शुष्क कृषि। और फिर इसके बारे में उद्यान कृषि की अपन बात करें तो बाजार के समीप सब्जी कृषि। ट्रक कृषि, मैं ट्रक में भरकर रातों रात सब्जियों को पहुंचाना ताकि वो खराब नहीं हो। ग्रीन हाउस फार्मिंग, अच्छे प्रोडक्शन के लिए। नेचुरल फार्मिंग, पुष्प कृषि, फूलों के लिए, जैसे गुलाब, गेंदा, ये भारत में की जाती है। और जैसे डेनमार्क में, नीदरलैंड में ट्यूलिप गार्डन है। पादप नर्सरी, खूब सारी नर्सरियां तैयार की जाती है। फलोद्यान कृषि, फलों को लेकर, जैसे कश्मीर में सेब के बागान प्रोडक्शन किए जाते हैं। जैविक कृषि, नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो ऐसी कृषियां हैं। पहले गहन जीवन निर्वाह कृषि की बात करें, ये ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज्यादा हो और एरिया बहुत कम है। जैसे यूपी की बात करें, गंगा नदी के किनारे पे बात करें, लोग बाग बहुत ज्यादा है और खेत का आकार बहुत छोटा है, वहां पे गहन इंटेंसिव कृषि की जाती है बहुत ज्यादा उत्पादन के लिए। अब बहुत ज्यादा उत्पादन तो हो जाएगा वहां थोड़ी सी एरिया में, लेकिन इतने लोग बाग है कि भाई प्रति व्यक्ति के लिए ये उत्पादन कम ही पड़ेगा। तो गहन जीवन निर्वाह कृषि ऐसी होती है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिया में की जाती है जिनमें खेतों का आकार छोटा होता है। भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त की जाती है। वो पूरा निचोड़ कर लेते हैं, भाई इतनी खेती अपने को करनी है। प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है और प्रति व्यक्ति उपज कम होती है क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मुख्य खाद्यान्न है गेहूं व चावल। अब चावल प्रधान कृषि कहाँ होगी, जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, जैसे भारत है, बांग्लादेश के कुछ एरिया है, म्यांमार में है, इंडोनेशिया है, कंबोडिया है, थाईलैंड है। तो ये साउथ ईस्ट वाला पार्ट, एशिया वाला पार्ट। गेहूं प्रधान कृषि, यहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वाले इलाके में भी गेहूं प्रधान कृषि हो जाएगी। जैसे उत्तरी मध्य पश्चिमी भारत, इनमें होती है। उत्तरी चीन में होती है, पाकिस्तान में होती है, कोरिया में होती है। जगह आपको याद नहीं रखनी है, बस इसका सारांश आपको याद रखना है। फिर बात करें आदिम निर्वाह कृषि, भाई पुराने जमाने में कैसे लोग बाग करते थे। स्थानांतरित कृषि, ये अमेजन बेसिन जो साउथ अमेरिका में है, कांगो बेसिन अफ्रीका में है, दक्षिणी पूर्वी एशिया, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यहाँ पे ये होती है। और इसको कर्तन व दहन कृषि भी बोलते हैं, जलाकर स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको बोलते हैं। और भारी वर्षा व वनस्पति के तीव्र वहां क्या होती है, वनस्पति आपस के बहुत ज्यादा जल्दी पुनर्जनन हो जाती है, इसलिए उसको कर्तन दहन करते हैं वो लोग। मक्का, जवार, आलू, बाजरा, ये सब बोया जाता है स्थानांतरित कृषि में। अब प्री में क्वेश्चन आएगा वो यही से आएगा, इनको आपको रटना है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप मैप में लोकेशन बना लेना, इसको ये बोलते हैं भाई, जैसे भारत में इस कृषि को झूम बोलते हैं, इस जो कर्तन व दहन कृषि को झूम बोलते हैं। वैसे ही हर जगह क्या क्या बोलते हैं, इनका नाम है तो कुछ इंपॉर्टेंट है। मैक्सिको, जिम्बाब्वे व मध्य अमेरिका, इनमें इसको बोलते हैं मिल्पा। क्या बोलते हैं, मिल्पा। मिल्पा, एम से मैक्सिको और एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, एम से मिल्पा। फिर ब्राजील की बात करें, जो इधर साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, ब्राजील का पठार, जहां माटो ग्रासो मैंने आपको बताया, वहां रोको, ब्राजील को रोक कर दिखाओ, ब्राजील को रोक कर दिखाओ। फिर इंडोनेशिया व मलेशिया, इंडोनेशिया व मलेशिया, जो अपना साउथ एशिया वाला पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया वाला, वहां लद्दाख बोलते हैं, लद्दाख, इंडोनेशिया व मलेशिया में। श्रीलंका में पेन्ना, पेन्ना श्री रेड्डी, सॉरी चेन्ना श्री रेड्डी, पेन्ना श्री रेड्डी, ये श्रीलंका में नाम भी है तो आपको याद रह जाएगा। थाईलैंड में तमराई, थाईलैंड में तमराई, क्या बोलते हैं, तमराई, ठीक है। फिर बात करें म्यांमार में, म्यांमार में तुंग्या, तुंग्या है टांग्या, जैसे रोहिंग्या, म्यांमार, टुंग्या, टांग्या, आपको याद रह जाएगा। वियतनाम में रे, रे वियतनाम, रे वियतनाम। वेनेजुएला में, जो साउथ अमेरिका की कंट्री है, वहां कोनुको, कोनुको,
वेनेजुएला में एक नाम हो गया कोनुको और ब्राजील में हो गया रोको। ब्राजील को तो रोको और वेनेजुएला क्या बोलता है, कोनुको। फिर मध्य अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में मसाई जनजाति है तो मसोल। पश्चिमी अफ्रीका की बात करें वहां लोगन। भूमध्य अफ्रीका में बात करें, मध्य में फंग। मेडागास्कर की बात करें तो तावी। और जावा व सुमात्रा हुमा कुरेसी, हुमा जावा में हुमा। फिलिपींस की बात करें तो केंगिन और नॉर्थ ईस्ट में जूम। तो आपको ये नाम रखने ही पड़ेंगे। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मिल्पा मेक्सिको में, रोको ब्राजील में, लद्दाख इंडोनेशिया में, चेन्ना पेन्ना ये सारे श्रीलंका में, तमराई थाईलैंड में, तुंग्या म्यांमार में, रे वियतनाम में, कोनुको वेनेजुएला में, मसोल साउथ अफ्रीका में और अपन मध्य अफ्रीका में। और लोगन की बात करें तो लोगन पश्चिमी अफ्रीका में, फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीका में, तावी मेडागास्कर में, हुमा जावा में और केंगिन फिलिपींस में और झूम नॉर्थ ईस्ट में। फिर बात करें चलवासी पशुचारण, इसमें क्या होता है, जल व चारे की प्राप्ति के लिए पशुचारण कराया जाता है। जैसे भारत में या सहारा में ऊंट चलाया जाता है और अरब प्रायद्वीप, इराक, ईरान में भेड़, बकरी, गायें, गधे, घोड़े, खच्चर ये सब। मध्य एशिया, तिब्बत जहाँ पे बर्फीले इलाके वहाँ याकू और लामा। टुंड्रा प्रदेश इसमें रेंडियर, केरिबू। राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में भी ये चलवासी पशुचारण चलता है। अब दूसरी प्रकार की कृषि है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि जिसमें चाय, रबड़ और गन्ना या फिर फूल या फिर फल वाणिज्य हेतु जो कृषि की जाए वो वाणिज्य कृषि, व्यापार हेतु। वाणिज्य पशुधन पालन या पशुचारण केवल पशुओं से संबंधित। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। डेनमार्क व न्यूजीलैंड में दूध, डेनमार्क दूध के लिए फेमस है, न्यूजीलैंड भी डेयरी फार्म के लिए फेमस है। ऑस्ट्रेलिया में दूध व ऊन, पशुओं से ऊन भी निकाली जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में दूध, मांस, शिकागो, जैसे मांस उत्पादन के लिए बताया था ना शिकागो, तो दूध व मांस के लिए अर्जेंटीना, उरुग्वे। सबसे इंपोर्टेंट प्री के लिए है ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की तादाद अच्छी है, उनसे ऊन निकाला जाता है और उन मजदूरों को जो भेड़ पालन केंद्र पे काम करते हैं उनको जेकारू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जेकारू कहा जाता है। फिर विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। भाई अनाज कृषि एक तो गहन होती है, वो खुद के सिंपल व्यापार के लिए, खुद के खुद के खाने के लिए। और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की बात करें जिसमें विकसित देश जो अमेरिका जैसे देश हैं वो क्या करते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कृषि करते हैं और इनका प्रति हेक्टेयर उपज तो कम होती है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है, क्योंकि वहां की जनसंख्या कम है और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वहां पे हो जाता है, फिर उसको निर्यात करते हैं। तो विस्तृत वाणिज्य कृषि हो गई अमेरिका में। ये गेहूं के लिए, मक्का, जो इनके लिए होता है। मिश्रित कृषि जहाँ फसल व पशुपालन दोनों हो, शहरी इलाकों में, शहरी के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ फसल व पशुपालन दोनों किए जाते हैं। तो ये है अमेरिका का पूर्वी भाग। उत्तरी पश्चिमी यूरेशिया यहाँ पे किया जाता है। शस्यवर्तन व मतलब इंट्रा फसल, अंतर फसलीकरण किया जाता है और एक के बाद एक फसल लगाई जाती है, एक वर्ष में 2-3 फसलें की जाती है और महानगरों के समीप ये की जाती है। इसमें भारी पूंजी निवेश होता है। रोपण या बागानी कृषि, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जैसे चाय, रबड़ इनके लिए, जिसमें भारी पूंजी व बड़ी श्रमिकों की आवश्यकता होती है। एक फसल कृषि है। अब क्या करते थे, पहले कॉलोनीज होती थी, जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी भारत थी, वेस्ट इंडीज थी, जैसे फ्रांसीसी कॉलोनी अफ्रीका थी। तो ये क्या करते थे, वहां के लोगों को सस्ता श्रम में, जिनको सस्ता श्रम में ले जाकर काम कराते थे। तो भारत व श्रीलंका में ब्रिटिश लोग चाय का रोपण कृषि कराते थे, मलेशिया में रबड़ करवाते थे, वेस्ट इंडीज में गन्ना व केला करवाते थे। फ्रांसीसी की बात करें तो वो पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व कोको उत्पादन करवाते थे। अमेरिका की बात करें तो वो फिलिपींस में नारियल व गन्ना की खेती करते थे, रोपण। फिर यूरोपीय की बात करें तो ब्राजील में कहवा, जो आज भी कॉफी के लिए फेमस है। भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागर में हमेशा खट्टे फल, सिट्रस फ्रूटों का उत्पादन किया जाता था। ट्रक फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए से स्टार्ट हुई। ऐसी मतलब सब्जियों के लिए रातों रात उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए की जाती है ताकि सब्जी सड़े नहीं। फलाद्यान कृषि, इसमें फल व फूलों की खेती की जाती है, जैसे भारत में गुलाब व गेंदा के लिए, तो और नीदरलैंड फूलों के लिए फेमस है, वहां का ट्यूलिप गार्डन। कारखाना या डेयरी कृषि, इसमें मुख्यतः पशुओं पर आधारित, पशुओं से मिलने वाले डेयरी प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाता है। पशुपालन, गाय, बैल, कुक्कुट। कारखाना में भोजन, पशु चिकित्सा आदि की व्यवस्था होती है और पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में की जाती है। कुछ कृषि के प्रकार है। सहकारी कृषि, इसमें क्या होता है कि भाई सहकारी संस्था होती है, वही तो आपके लिए फसल के बीज देगी, वही
प्रोसेस करने के बाद उसको बेचेगी। ये डेनमार्क में स्टार्ट हुआ। और सामूहिक कृषि ये रूस में स्टार्ट हुई और इसमें सबका सामूहिक श्रम होता है, समाज का स्वामित्व होता है। तो सहकारी कृषि डेनमार्क से और सामूहिक कृषि अपने रूस से स्टार्ट हुई। और रूस में जो सामूहिक कृषि की जाती है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको बोलते हैं काल खोज या कोल खोज। तो आप जो इफेक्ट याद है, कोल खोज याद रखना, डेनमार्क की सहकारी कृषि याद रखना, फिर बात करें तो जेकारू याद रखना, और जो ऑस्ट्रेलिया में पशुपालन केंद्रों पे काम करते हैं। और इस टॉपिक में आपको सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, जैसे रे, वियतनाम, कोलुकू, वेनेजुला। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।